फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज केमिस्ट्री के अंतर्गत करने वाले हैं धातु चैप्टर से संबंधित आईएमपी प्रश्नों को। तो मेटल धातु से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आज के वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो आप आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और ये जो धातुओं से संबंधित चैप्टर है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ज़रूर एक दो क्वेश्चन आपके आज तैयार हो जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार से संबंधित वीडियो अपलोड किया था, जिसको भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो ये आज जो केमिस्ट्री है उससे संबंधित तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे संबंधित केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम आने वाले समय में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें और लगातार रिवीजन करते रहें। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि जो सबसे ज़्यादा विद्युत की चालकता होती है वो होती है चांदी सिल्वर में। चांदी सिल्वर जो होता है विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, इसमें विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो धातु है वो है तांबा। तांबा का प्रयोग जो है विद्युत में सबसे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा चालकता जो होती है वो चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मोती की रासायनिक संरचना जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ से निर्मित होती है। सबसे हल्का और सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है, जबकि लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फिर आता है प्रश्न कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व देखा जाए सबसे भारी तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। अब मोनोजाइट भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो मोनोजाइट जो है वो भारत के केरल तट पर, जो मालाबार तट है, केरल राज्य में मालाबार तट है, उन्हीं के रेतों में पाए जाते हैं मोनोजाइट। नेक्स्ट आते हैं कि मोती के मुख्य अवयव द कंपोनेंट। मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं। तो मोती के मुख्य अवयव होते हैं एरागोनाइट और कंचियोलिन। एरागोनाइट और कंचियोलिन जो होते हैं मोती के मुख्य अवयव होते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो दो धातुएं जो ज़्यादा कठोर नहीं होती, जबकि धातुओं की विशेषता होती है कठोरता होना। तो ये सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं ये अपवाद स्वरूप जो हैं कठोर नहीं होती हैं, जिन्हें क्या है चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो दो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क है वो किससे निर्मित होता है। तो ये निर्मित होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है। तो भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है फ्यूचर मेटल। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, वो होता है विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में अभ्रक का जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आतिशबाजी के दौरान बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्टेंशियम की उपस्थिति के कारण जो है गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। तो आतिशबाजी में जो है हरा रंग कौन उत्पन्न करता है। तो हरा रंग उत्पन्न करता है बेरियम, और जबकि लाल रंग उत्पन्न करने का कार्य करता है स्ट्रोंशियम। तो दोनों ही धातु इंपॉर्टेंट है, बेरियम और स्ट्रोंशियम। बेरियम हरा रंग उत्पन्न करेगा, जबकि स्ट्रोंशियम जो है वो गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। सिनेबार किसका अयस्क है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिनेबार किसका अयस्क होता है। तो सिनेबार लेड, जिसका सूत्र होता है Pb, तो लेड का अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट आते हैं, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का खोज की गई। औजार निर्माण में सर्वप्रथम धातु खोज की गई वो थी तांबा। तांबा का प्रयोग जो है सबसे पहले औजार के निर्माण हेतु प्रयुक्त किया गया। क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है ये किस धातु के अयस्क होते हैं। तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट ये दोनों ही जो है ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है।
अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करना यह कहलाता है मेटलर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है वो उच्च होता है। पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होने के कारण जो है साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से जो है क्रिया कर जाएगा। तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको सोडियम कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों से प्राप्त किया जाता है? तो भर्जन प्राप्त होता है सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन प्रायः प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने में 24 कैरेट गोल्ड का शुद्ध सोना कहते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अगर सोडियम को जल में डालते हैं तो उस दौरान जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। बारूद का निर्माण किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद के निर्माण में सिल्वर नाइट्रेट HNO3 जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का बारूद के निर्माण में। कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम जो धातु है वो अपने ही ऑक्साइड की परत में जो है सुरक्षित हो जाती है। इस्पात में जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो इस्पात में जो है जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में अगर कॉपर की अधिकता होती है तो इस दौरान जो है मनुष्य को विल्सन रोग हो जाएगा। विल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है? तो विल्सन रोग होता है कॉपर की अधिकता से। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस धातु का उपयोग किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में धातु प्रयुक्त की जाती है सेलेनियम धातु प्रयोग की जाती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर होता है सीसा अर्थात लेड, जिसको पीवी इसका प्रतीक चिन्ह होता है। नेक्स्ट आते हैं कि भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन जो है आने वाले समय का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज में कड़वाहट होने का कारण है प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज में कड़वाहट होती है। यूरेनियम मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क होता है पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो शल्य क्रिया के दौरान पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किस दौरान होता है? शल्य क्रिया के पट्टियों के रूप में। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर धातु होती है वो कौन सी है? तो वो है प्लेटिनम जो धातु होती है वो सबसे कठोर होती है। अब आते हैं यहाँ सामान्य नाम दिया गया है, रासायनिक नाम और उनके फार्मूले। तो 4 जो ये कशिश होते हैं, हरा कशिश, नीला कशिश, श्वेत कशिश और लाल कशिश, इनके आपको रासायनिक नाम भी याद रखने हैं और इनका जो फार्मूला होता है वो भी याद रखिएगा। तो हम आपको याद करवाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। तो हरा कशिश जिसे ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है
फेरस सल्फेट। तो हरा कशिश क्या है, ये फेरस सल्फेट होता है और फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। तो फेरस क्या होता है, फेरस लोहा होता है, लोहा का जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। तो बस Fe याद रखिए, बाकी SO4.7H2O तो आपको सभी में मिलेंगे। फिर आता है नीला कशिश। नीला कशिश जो होता है उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं और ये होता है नीला कशिश किसमें, कापर में। कापर सल्फेट का इसका रासायनिक नाम है। नीला कशिश का रासायनिक नाम कापर सल्फेट। तो इसको कापर का शुरू का प्रतीक याद रखिए, Cu होता है, फिर SO4 डॉट, और इसमें जो होता है कापर एक ऐसा है जिसमें 5H2 होगा, बाकी जितने चारों हैं इन सभी में 7H2 होते हैं। तो कापर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O। फिर आता है श्वेत कशिश, व्हाइट विट्रियोल। श्वेत कशिश क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। श्वेत कशिश होता है जिंक सल्फेट, जिंक का प्रतीक होता है Zn, तो ZnSO4.7H2O। फिर आ जाता है लास्ट में लाल कशिश। लाल कशिश होता है किसमें, कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक नाम है। लाल कशिश का रासायनिक नाम कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO, SO4.7H2O। तो कोबाल्ट सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाता है, COSO4.7H2। सिर्फ कापर सल्फेट में याद रखिए कि जहाँ 5H2 है, बाकी सभी में जो है .7H2O ही होता है। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और ब्लू विट्रियोल, साथ में रेड विट्रियोल। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण धातुएं और उनके अयस्कों के बारे में देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं उनके कहाँ कहाँ से अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। तो सोडियम का कौन कौन से अयस्क हैं, सोडियम के अयस्कों के बारे में देख लेते हैं। सोडियम का एक अयस्क होता है साधारण नमक, जिसका फार्मूला होता है NaCl, ये तो आपको पता है। चिली सॉल्ट फिटर NaNO3, ये भी आप सभी को पता है। एक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जरूर याद रख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि Na2CO3.10H2O। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बोरेक्स। तो बोरेक्स आपको नहीं पता रहा होगा शायद कि ये जो है सोडियम का अयस्क होता है, तो बोरेक्स भी सोडियम का अयस्क होता है। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O जो होता है ये बोरेक्स का, जिसको हिंदी में सुहागा कहते हैं। अब आते हैं सोडियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका अयस्क होता है, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड के बाद इसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है कोरंडम, फेल्सपार और केओलिन। बॉक्साइड, कोरंडम, केओलिन और फेल्सपार, तो चार इसके जो हैं अयस्क होते हैं। इसके अलावा एक और होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के बारे में अभी तो हमने पढ़ा भी था। तो क्रायोलाइट, कोरंडम, केओलिन, बॉक्साइड, फेल्सपार, ये जो हैं सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। सभी के फार्मूले भी देख लेते हैं एक बार जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किसका फार्मूला होता है, तो बॉक्साइड का फार्मूला जरूर आप याद कर लीजिए कि बॉक्साइड का जो फार्मूला होता है इम्पोर्टेंट है Al2O3.2H2O। बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और पोटेशियम का अयस्क होता है पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, कार्नेलाइट और जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो जिनमें तो पोटेशियम नाम है तो इसको तो आप पहचान लेंगे कि पोटेशियम का ही अयस्क है, लेकिन जिनमें पोटेशियम नाम नहीं आता है जैसे कार्नेलाइट, इसको याद रख लीजिए। कार्नेलाइट जो होता है वो पोटेशियम का अयस्क है, और इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी सभी में पोटेशियम नाम है तो आपको पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में के अयस्क होते हैं, प्रमुख है डोलोमाइट है, डोलोमाइट के अलावा है कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लोराइट है, और इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं, कहाँ चला गया, नेक्स्ट यहाँ आता है कैल्शियम के फ्लूओरस्पार आता है, एस्बेस्टस है। तो ये सभी क्या हैं, कैल्शियम के अयस्क हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लूओरस्पार है और एस्बेस्टस है। तो ये सभी क्या हैं, ये जो है कैल्शियम के अयस्क हैं। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो मैग्नीशियम जिसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं मैग्नेसाइट, डोलोसाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। तो सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका आप याद रखिए। जो मैग्नीशियम के सबसे इंपॉर्टेंट आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो ये है मैग्नीशियम का अयस्क है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिए सभी तो याद नहीं रहेंगे।
और कैल्शियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था जिप्सम था और कैल्साइट। कैल्साइट और जिप्सम जो है वो कैल्शियम के अयस्क हैं। फिर आ जाते हैं कॉपर में, तो कॉपर में भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो इसमें आप क्यूपराइट याद रखिए और कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास याद ही रहेगा। क्यूपराइट जो है Cu2O, ये क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट में आ जाते हैं जिंक। तो जिंक में जिंकाइड, इस जिंक के अयस्क होते हैं जिंकाइड, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और बिलेमाइड। तो कैलामाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा गया है। तो कैलामाइन किसका अयस्क होता है? तो कैलामाइन अयस्क होता है जिंक का। इसके अलावा है जिंक ब्लेड, तो जिंक तो इसमें भी नाम दिया गया है जिंकाइड और जिंक ब्लेड में, तो ये तो पता ही है। फिर आता है लेड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेड अर्थात पीवी जो शीशा होता है, इसका अयस्क होता है गैलेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पीवीएस लेड का अयस्क क्या होता है? तो गैलेना है, और एक और है सिरुसाइट। गैलेना और सिरुसाइट जो होते हैं वो लेड के अयस्क हैं। फिर आता है नेक्स्ट टिन। टिन का क्या अयस्क होता है? तो टिन प्राप्त होता है कैसेटेराइट। कैसेटेराइट SnO2 कैसेटेराइट से जो है टिन प्राप्त किया जाता है। कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोसाइट। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोसाइट। निकेल का होता है मिलेराइट। मिलेराइट से प्राप्त किया जाता है निकेल। फिर है मैग्नीज से प्राप्त किया जाता है पायरोलुसाइड और मैग्नेटाइट। पायरोलुसाइड और मैग्नेटाइट जो होते हैं वो मैग्नीज के अयस्क हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट आयरन, लोहा के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो लोहा में होता है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और पायराइट। तो आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, तो जितने पायराइट हैं ये सभी किसके अयस्क हैं? तो ये सभी आयरन के अयस्क हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हेमेटाइट सबसे उत्तम कोष का जो लोहा होता है वो हेमेटाइट से ही प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा लिमोनाइट के बाद है मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। फिर वेरी इंपॉर्टेंट आता है मरकरी। पारा जो होता है, पारा का एकमात्र अयस्क होता है वो है सिनेबार। पारा का एकमात्र अयस्क क्या होता है? सिनेबार। फिर आता है सिल्वर प्राप्त किया जाता है किससे? रूबी सिल्वर से और हार्न सिल्वर। तो इसमें सिल्वर नाम दिया गया, तो रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर जो होते हैं इनसे सिल्वर अर्थात चांदी प्राप्त की जाती है, ये चांदी के अयस्क हैं। गोल्ड, सोना हो गया, तो सोना का जो अयस्क है वो है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट जो होते हैं वो गोल्ड सोने के अयस्क होते हैं। फिर आता है यूरेनियम का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। एक तो है कार्नेटाइट और सबसे इंपॉर्टेंट है पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर है कार्नेटाइट भी किसका? यूरेनियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट अयस्क किसका है? थोरियम का। एक बात खुद इंपॉर्टेंट को हम आपको फिर से याद करवा देते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सोडियम में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है किसको? बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। फिर आ जाता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? केओलिन है, कोरंडम है, फेल्सपार है और क्रायोलाइट। बॉक्साइट तो आपको पता होगा, बॉक्साइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। इसके अलावा फेल्सपार, कोरंडम और केओलिन है, और एक इधर है क्रायोलाइट। फिर आते हैं पोटेशियम में जिनमें पोटेशियम शब्द है तो उनको ज़्यादा याद नहीं करना, याद कर लीजिए कार्नेलाइट को। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। फिर आ जाते हैं कैल्शियम में, तो कैल्शियम में डोलोमाइट होता है, कैल्साइट अयस्क होता है, जिप्सम फ्लूओरस्पार होता है। तो डोलोमाइट को आप जरूर याद रखिए, कैल्शियम का अयस्क है, और कैल्साइट। फिर आता है मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं कौन? कार्नेलाइट इसमें भी होता है और डोलोमाइट। फिर आता है कॉपर में एकमात्र याद रखिए क्यूपराइट। कॉपर का एकमात्र अयस्क याद रखिए क्यूपराइट, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है जिंक में कौन सा होता है? तो जिंक में होते हैं जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। जिंक ब्लेड और कैलामाइन जो होते हैं वो जिंक के अयस्क होते हैं। फिर आता है शीशा, लेड का महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो है गैलेना किसका अयस्क है? तो यह है लेड का। फिर आता है टिन का अयस्क होता है कैसेटेराइट किसका अयस्क है? तो टिन का है। कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोसाइट कैडमियम का अयस्क है। मिलेराइट का अयस्क किसका है? निकेल का है। और मैग्नीज का अयस्क होता है
पायरोलुसाइड किसका एस्क है? मैग्नीज का। आयरन लोहे का एस्क होता है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और जिप्सम पायराइट। फिर आता है मरकरी पारे का एस्क होता है सिनेबार। पारे का क्या एस्क होता है? पारे का एस्क होता है सिनेबार, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर का होता है, चांदी का होता है रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर। चांदी का एस्क पूछा जा सकता है कि चांदी का एस्क कौन कौन से होते हैं, तो रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर। फिर आता है गोल्ड का होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। फिर आता है यूरेनियम में होता है कार्नेटाइट और पिचब्लेंड। कार्नेटाइट और पिचब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम के एस्क हैं। थोरियम का एस्क होता है मोनाजाइट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी में प्रयोग की जाती है लिथियम धातु। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? क्विक लाइम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्विक लाइम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किसी धातु का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली धातु है सीजियम। नेक्स्ट आता है कि मतदाता की अंगुली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण होता है सिल्वर नाइट्रेट जो है प्रयोग की जाती है स्याही के रूप में। क्वार्ट्ज रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 जो होता है सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पर्ल एस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है वो पर्ल एस का रासायनिक यौगिक होता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? सिलिकॉन। तीसरे में एल्यूमिनियम। फिर आता है लोहा, आयरन। फिर आता है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। तो सब आपको 10 नहीं याद रखनी है, सिर्फ 3 याद रखिए। 3 जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी पर। इसके बाद है सिलिकॉन के बाद है एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम 3 तक याद रखिए। तो आज की क्लास धातुओं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम करेंगे इससे नॉन मेटल अधातुओं से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो मेटल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हम आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपकी परीक्षा को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो ऐसे ही हम लगातार आपके वीडियो लेकर आते रहेंगे और सभी टॉपिकों का चैप्टर वाइज रिवीजन करवाते रहेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।